जय हिंद स्टूडेंट। और आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और चैप्टर है हमारा सोल्यूशन और टॉपिक चल रहा है सॉलिबिलिटी। और कल का थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। हमारा कल का टॉपिक था सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड ए सॉलिड इन लिक्विड। आगे करते हैं। ओके, तो ये देखो हमने क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पे लिक्विड कोई हमारे पास है तो उसमें हमने सॉलिड डिसॉल्व करना है, तो उसकी सॉलिबिलिटी कल हमने रिप्रेजेंट की थी ग्राफ से। ये देखो सॉलिबिलिटी ऑफ 1 ग्राम लेना है और किस में लेना है 100 ग्राम में। ये सॉलिबिलिटी है और ये टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर के वर्ड्स है ग्राफ। किसके वर्ड्स है ग्राफ है? टेम्परेचर के। और यहाँ भी टेम्परेचर है और यहाँ भी क्या होगा? टेम्परेचर में। इन दोनों में डिफरेंस है बेटा। ये कॉन्टीन्यूस ग्राफ है और ये डिसकॉन्टीन्यूस ग्राफ। कौन सा है? कॉन्टीन्यूस है और ये डिसकॉन्टीन्यूस है। और ये जो लाइन है ना, ये देखो, ये सॉलिबिलिटी है 50, 100 और ये 150, 200, 250 और ये सॉलिबिलिटी है। और ये वर्ड्स टेम्परेचर है कि ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉलिबिलिटी भी क्या है? बढ़ रही है। यानी कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। और ये देखो जिनकी तो सॉलिबिलिटी बढ़ी, ये एग्जांपल्स हैं जिनकी सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। और ये भी क्या है? सॉलिबिलिटी के मतलब में देख लो वीडियो बढ़ रही। हाँ ठीक है, देख रही। ओके, इनकी तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। ये जो एजी है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम हाइड्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये जो एग्जांपल है ना कि सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन ये है ना जो इनकी सॉलिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है। तो पहले ये ग्राफ को समझ लो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये समझ लिया है कि इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, इनकी सॉलिबिलिटी कम हो रही है, यानी कि कम हो रही है विद टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। कल मैंने एक एग्जांपल देखी, हम कोई सॉलिड है, इसको अगर गर्म पानी में डिज़ोल्व करूँगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करूँ तो उसमें सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर के हिसाब से सॉलिबिलिटी बढ़ती है। और ये कॉन्टीन्यूस है, तो ये कॉन्टीन्यूस है, ऐसा नहीं कि डॉटेड है कि पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, कुछ है नहीं। सीधी लाइन है। ये क्या है? सीधी लाइन, जहाँ तो ऊपर जा रही है जहाँ नीचे आ रही है, जहाँ तो ऊपर जाएगी जहाँ नीचे आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको जिग जैग मोशन में मिलेगी, ऐसी नहीं है जिग जैग। जो जिग जैग में मोशन हो ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उसको जिग जैग मोशन नहीं, उसका डिसकॉन्टीन्यूस ग्राफ होता है। क्या होता है? डिसकॉन्टीन्यूस। और ये सॉलिड की है, गैस की हम बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे ना। तो ये देखो, ये ग्राफ है, ये डिसकॉन्टीन्यूस है। और ये क्या है? ये मेरे पास सोडियम सल्फेट है और ये भी सोडियम सल्फेट है। यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल है। ये क्या है? 10 वाटर मॉलिक्यूल है। ऐसा है Na2SO 10, यहाँ 10 लगा दो, 10H2O। इसका मतलब ये हाइड्रेटेड है। ये क्या है? हाइड्रेटेड है। और ये पानी में डिज़ोल्व हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रेटेड है, इसमें वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकता है, तो सॉलिबिलिटी बोलते हैं। और ये देखो, ये पहले तो बड़ा है फिर कम हो गया। ये पहले बड़ा है। ये कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें 6 मॉलिक्यूल हैं, इसमें 4 मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें क्या है? 2 मॉलिक्यूल हैं। और ये फेरिक सल्फेट है, इसमें 7 मॉलिक्यूल हैं और देखो इसमें 4 मॉलिक्यूल रह गए हैं। और ये इसका टेम्परेचर है। ये जो ग्राफ को ब्रेक कर रहा है ना, जो ग्राफ को ब्रेक कर रहा है उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर ब्रेक द कर्व, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर विच ब्रेक द कर्व, जो कर्व को ब्रेक कर दे उसे बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये याद रख लेना, द टेम्परेचर विच ब्रेक द कर्व ऑफ द सॉलिबिलिटी। जो सॉलिबिलिटी कर्व को ब्रेक कर देता है उसे बोलते हैं ये। तो ये देखो, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी सॉलिड है और ये अगेन दूसरा सॉलिड है। ये हाइड्रेटेड सॉलिड है, ये एनहाइड्रेटेड सॉलिड है। इसको क्या लिख दूंगा मैं? एनहाइड्रेटेड है, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट है ये। एन इसमें वाटर नहीं, वाटर एस्केप हो गया, चला गया विद टेम्परेचर से। तो पहले तो इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर ये देखो इसकी सॉलिबिलिटी पहले बढ़ी फिर थोड़ी कम, फिर बढ़ी फिर थोड़ी कम, फिर बढ़ी फिर थोड़ी कम, कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। यहाँ 6 से 4 रह गए, 4 से कितने रह गए? 2 रह गए। और जहाँ थे 7, 7 से सीधा रह गए 4। तो ये जो टेम्परेचर है ना, ये इसे बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये डिसकॉन्टीन्यूस की हो सकता है, इसकी पहले सॉलिबिलिटी बढ़ जाए फिर क्या हो जाए? कम हो जाए, कि वो बाद में सॉलेबल ही ना हो। तो मैंने कल एग्जाम्पल दी थी कि सीमेंट को हम सीमेंट लेंगे, जहाँ ये भी ऐसे ही है,
कि पहले जो तो टेम्परेचर सॉल्युबल बहुत होंगे, लेकिन जब ये और सॉलिड एक सॉलिड सब्सटेंस दूसरे सॉलिड सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे सीमेंट से पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसको जब उसमें पानी डाल दूंगा तो बहुत सॉल्युबल और हार्ड बन जाएगा। लेकिन उस पर जब आप टेम्परेचर पानी डालोगे ना, चाहे गर्म डाल दो चाहे ठंडा डाल दो, कोई भी नॉर्मल, तो वो उसको आगे वो डिज़ोल्व नहीं होता, बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व होता है। तो उसे बोलते हैं, वो एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में भी कन्वर्ट करता है। तो ये है ग्राफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और इनकी टेम्परेचर के हिसाब से क्या है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो इनकी टेम्परेचर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी घट रही है। और जिनकी कम हो रही होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन सॉल्युबिलिटी कम होगी। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, लिथियम सल्फेट है और सीरियम सल्फेट है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, ये ग्राफ्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपको काम आएगा। ओके, आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं रिटर्न में भी कैसा है। ये जो सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी और ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, इसलिए इनका सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल जो कोई कमी रहेगी होगी तो फिर आज पूरी हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट, आगे करते। कर लिया? और आप कोई भी सीरीज़ मिस मत करना, कंटिन्यू में देखना, कंटिन्यू सीरीज़ में, क्योंकि एक सीरीज़ का अगर कोई मुझे लगा कि मैं उसको समझाने में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लगता मुझे मैं खुद ही नहीं हूँ कि मैं और डिटेल में इसे समझाना चाहता हूँ, तो फिर हम उसका रिव्यू लेंगे अगले दिन, कि उसको उस टॉपिक थोड़ा सीरीज़ लंबी चल सकती है, लेकिन उसको क्या पूरी डिटेल में करेंगे। अब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। ये देखो, पहला हेडिंग डालो, solubility increase with increase the temperature, कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी। तो वो रिएक्शन कौन से होंगी, मतलब कोई भी सब्सटेंस, वो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। दो रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, एंडोथर्मिक होंगी। कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि मान लो ये सल्यूट है, क्या है, सल्यूट है, तो प्लस क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और इसमें हीट क्या होगी, प्लस हो जाएगी। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, और रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। कौन सी होगी, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर हीट इधर है तो एंडोथर्मिक, अगर हीट उधर होगी तो इसकी मैंने एग्जांपल लिखी, वही AgNO3, ग्राफ में एग्जांपल यही थी, पोटाशियम क्लोराइड थी, ठीक है, NaON थी, सोडियम नाइट्राइट थी। ये जब किसी में सल्यूट में इसको, ये सल्यूट है, जब मैं सॉल्वेंट में से ऐड करूँगा तो हीट रिलीज होगी और हीट एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी इसमें, हीट एब्जॉर्ब होगी। द सल्यूट व्हेन डिजॉल्व इन, देखिए इसे डेफिनेशन लिखाता हूँ, पहले ये लिख लो कि ये सॉल्युबिलिटी इनकी टेम्परेचर से क्या है, बढ़ जाती है। और वो रिएक्शन अभी लिखता हूँ। दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, वो सब्सटेंस, वो सल्यूट जिनकी वो कौन था वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, क्योंकि वो पहले ही क्या कर रही होगी, हीट रिलीज कर रही होगी। हीट क्या कर रही होगी, रिलीज कर ली। थर्मल का मतलब होता है हीट और एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना। तो एग्जांपल मैंने लिखवाई थी, कौन सी थी, लिथियम सल्फेट थी ग्राफ में, ओके, और थी कौन थी, सीरियम सल्फेट थी, और कौन सी थी, ये वाली, ये देखो NaCl। ये इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज, कि जब हम इंक्रीज करेंगे ना तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आगे तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, सॉल्युबिलिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ सल्यूट व्हेन डिसॉल्व इन ए, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज व्हेन सल्यूट ऐड इन। किसे सिंपल से सिंपल डेफिनेशन क्या लिखवाऊँ आपको, कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो वो तो होगी ना कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज द टेम्परेचर व्हेन सल्यूट ऐड इन ए, हाँ, व्हेन सल्यूट
dissolve in a liquid. When solute dissolve in a liquid, absorb heat. Absorbed heat is called एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन कौन सी होगी? उनका व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड या सॉल्वेंट में, विद एब्जॉर्ब हीट, विद एब्जॉर्ब, यहाँ विद भी लिख लो, विद एब्जॉर्ब हीट, कि कोई भी लिक्विड होगा, कोई सॉल्यूट होगा, वो लिक्विड में जब डिसॉल्व होगा ना तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. तो उनकी इंक्रीज सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. क्या होगी? उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. तो इसका लिख लो, व्हेन सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट हम ऐड करेंगे, कि डिसॉल्व करेंगे, व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड लिख सकते हो, कोई भी सॉल्वेंट लिख सकते हो, विद इवॉल्व हीट, जिसमें हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है. इवॉल्व हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो सॉल्यूट जब लिक्विड में डिसॉल्व होगा विद इवोल्यूशन हीट, कि उसमें हीट इवॉल्व होगी, तो वो उसको बोलते हैं, वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन क्या होगी? वो एक्सोथर्मिक होगी. कि ये एग्जांपल है, इसको जब भी मैं सॉल्यूट में डिसॉल्व करूंगा तो इसमें हीट क्या होगी? रिलीज होगी, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी. और जिसकी जो एग्जांपल लिखी थी ना, ये जो सॉल्यूट है, अगर इसको मैं डिसॉल्व करूंगा इन ए लिक्विड, एब्जॉर्ब विद एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट, मुझे हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी. तो इनकी क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो इसका टेम्परेचर पे कल भी किया था कि टेम्परेचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस पे कोई भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर पे होता है, तो नेचर पे होता है. सॉलिड की ये थी. अब हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड. सॉल्युबिलिटी ऑफ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा वो, तो जब भी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, फिर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके दे दूंगा. सॉल्युबिलिटी जो लिक्विड इन गैस है, हेडिंग कौन सा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. अब लिक्विड में गैस को सॉल्युबल करना है. पहले तो हम सॉलिड को किया था ना, जे इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लो, क्योंकि हमारे चैप्टर में यही है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. तो यही फिक्स अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगा, किसमें? गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम सॉल्वेंट होगा, तो उसमें जब हम गैस डिसॉल्व करेंगे उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. कल भी पढ़ा था, द फिक्स अमाउंट ऑफ द जो फिक्स अमाउंट लेंगे हम गैस का, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिख लो, जहाँ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिख लो. जो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लिखेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट भी लिख सकते हैं. स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, और सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. उसे क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. कि फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लेना हमने, कोई पर्टिकुलर अमाउंट हो, वो गैस का हम डिसॉल्व करेंगे ना, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का भी स्पेसिफिक अमाउंट ही चाहिए. तो यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कोई भी चाहिए ऐसा, तो उसमें जब हम गैस डिसॉल्व करेंगे ना, उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी. तो जब मान लो कि हम 1 ग्राम गैस डिसॉल्व करेंगे किसी, यहाँ अगर मास ऑफ गैस बोलूँगा ना, तो यहाँ फिक्स अमाउंट ऑफ या मास ऑफ गैस भी बोल सकता हूँ. तो मास का मतलब ये मत समझ लेना कि उसका मॉलिक्यूलर मास है. मास का मतलब उसका वेट होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस टर्म. वैसे तो मास का मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास होगा. अगर मास बोलूँगा उसका मॉलिक्यूलर मास लिखूँगा. अगर रफली मैं बुक्स में पढ़ रहा था उसमें मास लिखा था, तो मास का मतलब ये नहीं है कि हमने उसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मास अगर कांस्टेंट होगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगी पानी में और किसी भी सॉल्वेंट में. तो हमने मास इन दी फॉर्म ऑफ वेट मानना कि वेट उसका लेंगे और वो हम काउंट करेंगे, उसको मेजर करेंगे, तो वो हम डिसॉल्व करेंगे किसी लिक्विड में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे. ओके,
तो इसकी भी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ द एंड प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर। देखो सॉल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस लिख सकते हो इन लिक्विड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन से फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करती है? फर्स्ट है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट पे और सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर पे डिपेंड करती है। गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है उसके प्रेशर पे, क्योंकि कितना प्रेशर है और कितना उसको हमने डिज़ोल्व करवाना है। कुछ गैसेस होंगी जो आपने देखा ना, जो एक्वेटिक लाइफ होती है। क्या होती है? एक्वेटिक लाइफ होती है, जो पानी में रहते हैं। बायो वाले होंगे जो, उन्हें पता है, बायो में पढ़ा होगा कि जो पानी में रहते हैं ना बर्ड्स, कुछ जहाँ एनिमल्स रहते हैं, और बर्ड्स नहीं, एनिमल जो पानी में रहते हैं ना, एनिमल जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ उनके लिए। तो वहाँ से जो बीओडी होती है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सुना होगा बायो वालों ने, बायोलॉजी की, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है पानी में। तो बाई किसके होती है? वो प्रेशर की होती है। क्या होती है? प्रेशर की होती है। तो उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। सॉल्यूट है, इसका सॉल्यूट इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है इनका। अगर इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, यानी कि वो सॉल्युबल हो जाएगी। अगर उसकी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की वीक है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? एस्केपिंग ज़्यादा होगी, तो वो सॉल्युबल नहीं होगी। तो ये लाइन लिख लेना, नेचर ऑफ द सॉल्यूट। नेचर मतलब कि ये मान लो, एग्जांपल देता हूँ, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एग्जांपल है। मान लो ये है H2O, कौन सा है? H2O। मान लो सॉल्यूट कोई भी है, सॉरी ये, तो ये ना अब दोनों क्या चाहिए? उनका इंटरेक्शन चाहिए आपस में, यानी कि पोलर कल भी पहले डिस्कस किया था कि इसका और इसकी बॉन्डिंग होनी चाहिए सॉल्यूट, यानी कि ये लाइक डिजॉल्व लाइक है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वो केमिकली, यानी कि वही गैस इससे रिएक्ट करेगी वो इसके साथ जो केमिकली रिएक्ट कर दे। क्या करे? केमिकल रिएक्ट करे, गैस रिएक्ट कर दे। किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। जो केमिकली इसके साथ रिएक्ट करेगी ना, वही गैस सॉल्युबल हो सकती है, उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो वो नेचर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। मैं कोई गैस लूँगा जो इसकी केमिकली इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले अच्छे से, वो हो सकता है इसमें नहीं करेगी तो दूसरे में करेगी। ओके, इसमें लाइक अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया गैस है, वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है। तो यहाँ मैं सॉल्यूट अमोनियम लिख लूँगा। कौन सी लिख लूँगा? अमोनिया लिख लूँगा। तो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो नेचर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। क्लियर है? तो जो केमिकली रिएक्शन होनी चाहिए उसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर है? और टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, हो सकता है। ये डिपेंड करता है एक्सोथर्मिक या रिएक्शन एंडोथर्मिक या, और प्रेशर से तो सॉल्युबिलिटी उसकी होगी बढ़ जाएगी। स्पेशल से उसकी टेम्परेचर से तो लेकिन प्रेशर से उसकी सॉल्युबिलिटी 100% बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना प्रेशर डालूंगा तो उसकी गैस उतनी ज़्यादा क्या होगी? पानी में सॉल्युबल होगी। चलो आगे चलते इसको पॉइंट को डिस्कस करते हैं डिटेल में। क्लियर है? पहला है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या है? नेचर इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द देखो इसको, पहला नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लो, इंटरमोलिकुलर force of attraction strong between solute and
सॉल्वेंट। अगर सल्यूट एंड सॉल्वेंट की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है देन द टेंडेंसी ऑफ escaping from the surface of liquid, फिर उसकी टेंडेंसी ऑफ जो होगी ना escaping from the surface of the liquid इज लेसर होगी। क्या होगी? फ्रॉम द लिक्विड इज लेसर होगी। फिर उसकी आपस की उसकी स्ट्रॉन्ग है ना, इसकी और सॉल्वेंट की और सोल्यूट की अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, मान लो वाटर है तो इसमें जो अमोनिया गैस मान लो, रफली मैंने एग्जांपल ली, तो डिजोल्व कर ली। अगर इनकी आपस में बन गई, अगर इनकी आपस में बनती होगी तो ये सॉल्युबिलिटी जो केमिकल रिएक्ट करनी, फर्स्ट वो केमिकल रिएक्टिव होनी चाहिए, ये लिख लो कंडीशन होनी चाहिए कि जो केमिकल रिएक्ट होंगी, केमिकल रिएक्ट करेंगी किसके साथ? सॉल्यूट, वो सॉल्यूट है सॉल्वेंट के साथ, केमिकल रिएक्शन विद सॉल्वेंट, जो किसी के साथ केमिकली रिएक्टिव रिएक्शन करेगी, किसके साथ? सॉल्वेंट के करेगी, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है ज़्यादा होगी। और जो केमिकली रिएक्शन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगी किसी सॉल्वेंट के साथ, वो ऊपर सरफेस पे रहेगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो इनर्ट गैस होगी, मान लो कि वो नॉन पोलर होंगी, तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगी। क्लियर है? पहला क्या क्लियर है ना आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये दूसरा लाइन है, इफ द फोर्स ऑफ जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसकी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की देन द टेंडेंसी ऑफ द एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज लेसर होगी। यहाँ से वो एस्केपिंग टेंडेंसी उसकी कम होगी, यहाँ से जो सरफेस होगा ना उसकी, वो क्यों होगी? क्योंकि मान लो ये जो वाटर है इसमें ऑलरेडी स्पेस होती है। क्या होती है बेटा? स्पेस होती है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल में आपके स्ट्रक्चर पड़ा होगा ना, तो इसमें स्पेस होगी, और स्पेस में वो गैस आके क्या कर लेती है? बॉन्ड फॉर्म कर लिए थे। उस स्पेस को हमने वॉइड भी पढ़ा था, खाली जगह होती है, उस स्पेस को वॉइड बोलते हैं। तो दूसरी गैस उस वॉइड में या उस स्पेस में आके क्या करेगी? बॉन्ड फॉर्म कर लेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगी। अगर बॉन्ड फॉर्म कर लेगी तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो मान लो अगर यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है यानी कि उसकी आपस में बनती नहीं है तो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी यानी कि उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर उसकी टेंडेंसी कम है, मतलब कि उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी एस्केप करने की, तो वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगी, तो वो क्या कर लेगी? सरफेस से निकल जाएगी। अगर हमारी किसी से बनती नहीं तो हम उसकी वहाँ से हमारी टेंडेंसी क्या होगी? दूर हो जाने की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से क्या होगी। क्लियर है? और दूसरा पॉइंट लिखना है कि लेसर होगी इंटरेक्शन, यानी कि यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ क्या होगी? वीक हो जाएगी। ओके, और सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में हो। जिसको हम ज़्यादा लेंगे वो क्या होगा? सॉल्यूट। और कौन कौन सी गैस है जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या पानी में बढ़ जाती है, और कौन कौन सी गैस है जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है? लाइक मतलब कि सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ द लेक, लाइक ये जो गैस है ना, मान लो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, इनकी जो टेंडेंसी है ना सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है। ठीक है? वाटर में इसमें इनकी सॉल्युबिलिटी कम है, ये सॉल्युबल नहीं होती वाटर में सॉल्युबिलिटी। तो कौन कौन सी गैस है जो वाटर में सॉल्युबल होती है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज लेसर, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है? लेसर इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी इज लेसर है इन liquid means H2O means water। क्लियर? वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो ये देखिए, ये सभी नॉन पोलर है, और ये इनर्ट गैसेस हैं, ये भी इनर्ट है, ये भी इनर्ट है, एज ए रूम है तो ये इनर्ट है, तो ये भी इनर्ट है, तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी कम है।
तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की। किसकी ज़्यादा है? अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। सॉल्युबिलिटी मोर है, सॉल्युबिलिटी मोर इन वाटर में ज़्यादा है। तो अगर इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है तो किस में ज़्यादा होगी? इथाइल अल्कोहल में। किस में होगी? इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल में इनकी ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और जे इसकी सॉल्युबिलिटी किस में है? वाटर में मोर है, ज़्यादा है, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी मोर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और इसकी इथेनॉल में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन वाटर में। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आई होंगी कि ये सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है किसमें? इसमें है, और इसकी वाटर में ज़्यादा है, और इसकी इसमें कम है, और इसकी इसमें ज़्यादा है। ये नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे है कि उनका नेचर ही होना चाहिए। हमारी किसी से बनती है जिसका हमारे साथ नेचर मैच करता है, यानी कि थॉट्स एंड थिंग्स मैच करती है, तो हम उसी से बात करते हैं। तो हम दो मिसेबल होंगे, वो दो मिसेबल लिक्विड होंगे तभी तो सॉल्युबिलिटी होगी। दो मिसेबल लिक्विड होंगे कि उसमें बॉन्ड फॉर्म हो सकता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। और वो दो इमिसेबल है, उनका नेचर मैच ही नहीं कर रहा, तो वो सॉल्युबिलिटी भी नहीं होगी और बात भी नहीं बनेगी। बात के हम उसको देखना ही पसंद नहीं करेंगे कि जिसके हमारे साथ थिंक एंड थॉट नहीं मिलते, तो वो भी एक सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हमारे दिमाग में भी ये सॉल्युबिलिटी का मैटर है कि उसमें कोई चीज़ सॉल्युबल है। अगर वो सॉल्युबल भी होनी चाहिए तो फिर वो डाइजेस्ट भी करनी आनी चाहिए कि हाँ ये सॉल्युबल है और मैं डाइजेस्ट भी कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि वो टेंडेंसी एस्केपी टेंडेंसी, उसने मुझसे कोई बात की और मैंने जल्दी से किसी को बता दी, इसकी मीन्स वो केमिकली मेरे साथ वो बॉन्ड डाइजेस्ट नहीं कर पाया और मैंने वो बात किसी को बता दी क्योंकि उसके एस्केपी की टेंडेंसी ज़्यादा थी। उस बात को मैंने रख नहीं पाया दिमाग में। ऐसे ही वो लिक्विड गैस को होल्ड नहीं कर पाता, वो केमिकल रिएक्ट नहीं होता तो वो एस्केपिंग टेंडेंसी करता है, क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है। तो जिनकी आपस में बन जाएगी वो बात किसी की शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ सॉल्युबल हो जाएगी, फिट हो जाएगी कि ये किसी को नहीं बतानी। और नेचर की बात है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक है कि वो भी डिजॉल्व लाइक करेगा, जिसकी अगर मैं भी पोलर हूँ तो वो भी पोलर है, जिनके जैसा मेरा नेचर है वैसा ही किसी और का नेचर, तो बॉन्ड बनेगा। अगर मेरा भी वैसा नेचर नहीं जैसा उसका है तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। जिनके नॉन पोलर और पोलर का बॉन्ड फॉर्म नहीं होता क्योंकि वो एडवर्स नेचर के होते हैं, मतलब उल्ट नेचर के, अपोज नेचर के होते हैं। ओके, ये था नेचर एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आगे टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी देखते हैं। एक मिनट मैं पानी पी लूँ और वीडियो देख लूँ। हाँ ठीक है, पानी कहाँ गया? ओके, आगे टेम्परेचर के हिसाब से क्या देखेंगे? टेम्परेचर के हिसाब से तो सॉल्युबिलिटी अब दिमाग लगाओ कि ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। गैस की तो ऑलरेडी टेंडेंसी क्या है? एस्केप होने की, उसको मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर की, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, विद इंक्रीज द टेम्परेचर। तो कोई भी गैस अगर उसके मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वो पहले ही उस टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर एस्केप हो जाती। मान लो मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ और इसको मैं कोई गैस होल्ड करूँ तो वो गैस तो एस्केप हो जाएगी ना। तो उस टेम्परेचर में उसको अगर और बढ़ा दूंगा तो वो टेम्परेचर क्या हो, गैस पहले एस्केप हो रही है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसके मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे और ये हो जाएंगे। मान लो आप पहले ही अग्रेसिव नेचर के और मैं आपसे कोई काम करवाना है आपसे, और मैं आपको गुस्से से या एटीट्यूड से बोलूँगा तो आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जैसा हमारा भी ऐसा ही है, जैसा डेली लाइफ में वैसा केमिस्ट्री में भी है कि हमें किसी को चीज़ को होल्ड करके रखना है, उसको अपना बनाना है, तो ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से। तो इस गैस को हमने इसमें डिज़ोल्व कराना है तो थोड़ा
उसके नेचर के हिसाब से उसको वो चीज़ कंडीशन प्रोवाइड कर दो जो उसको सेटिस्फाई करती है, तभी वो उसको उस कंटेनर में या उस सॉल्यूशन में रह पाएगी। अगर उसके एडवर्स आपने कुछ कर दिया तो वो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी पहले से ही है। आजकल तो वैसे भी एस्केपिंग टेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि हम किसी से टाइम नहीं है किसी के बात करने का, तो हमने उसकी सुबह होल्ड करना है, तो पहले हम उसको ऐसा इन्वायरमेंट देंगे, एटमॉस्फेरिक देंगे कि वो वहाँ होल्ड कर पाए, तो फिर वहाँ उसको सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, तो लेकिन ये उसके साथ इंक्रीज करती है प्रेशर से, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज द प्रेशर। ये देखो प्रेशर के सॉल्युबिलिटी ऑफ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कोई भी गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द pressure of the gases, pressure of gases। अगर हम किसी गैसेस या गैसेस का प्रेशर बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्या है? बढ़ जाएगी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, सॉल्युबिलिटी इन गैसेस इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर। अगर ये प्रेशर बढ़ाऊंगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी इन द सॉल्वेंट और इन द सोल्यूशन। ये गैस इंक्रीज विद द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन प्रेशर इन लिख लो, लिक्विड भी लिख लो और सोल्यूशन भी लिख लो एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा गिवन टेम्परेचर पे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, चलो करते हैं सॉल्युबिलिटी, और इसके बाद हम करेंगे थोड़ा डाल्टन पार्शियल प्रेशर, वैसे तो है नहीं लेकिन करेंगे। उसके बाद ही हम हेनरी लॉ और राल्स लॉ पर बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, क्योंकि उसके बाद डाल्टन पार्शियल प्रेशर समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम हेनरी लॉ करेंगे। ठीक है, चलो ये प्रेशर के साथ मान लो ये गैस है बेटा। अगर तो मैं लूँगा ओपन कंटेनर, ये देखो, ये तो मैंने ले लिया क्लोज कंटेनर। क्या ले लिया? थोड़ा ऐसे बना लो, डायग्राम को अच्छे से कर लो, सुंदर सी डायग्राम बनाओ। ठीक है, मान लो ये है, हाँ ये देखो, ये मैंने क्लोज कंटेनर लिया। कौन सा लिया? क्लोज कंटेनर। और इसमें इतना मैंने डिज़ोल्व कर दिया, ये है ये देखो। अगर ये ओपन है, ये क्या है? ओपन है, तो इसमें तो गैस अगर मैं रख भी दूंगा तो वो स्केप हो जाएगी, उसमें टेंडेंसी नहीं है। तो ओपन कंटेनर में ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम करेंगे क्लोज कंटेनर में, यानी कि यहाँ रख देंगे। ये देखो, ये मैंने थोड़ा यहाँ कर दिया। अब मैं इसमें प्रेशर डालूँगा। क्या डालूँगा? प्रेशर, यानी कि वेट 1 एंड वेट 2 डाल दिया। तो यहाँ तक तो गैसेस होगी, ये गैस है और ये लिक्विड। तो जितना ज़्यादा इसमें प्रेशर डालूँगा तो ये गैस उतनी पानी में क्या हो जाएगी? सॉल्युबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये देखो, ये देखो, ये तो लिक्विड है, तो ये मॉलिक्यूल होंगे गैस के। और ये देखो, मान लो यहाँ तक था पहले, ये वेट WA और इसे WV2 बोलते हैं। वैसे मैंने वेट बोल दिया, इसको मैंने रख दिया। अभी तो मैंने कोई ये पिस्टन मान लो मूवेबल है, जैसे बॉयज़ ला था, चार्ल्स ला था, वैसा ही है। तो इसको मैं अब थोड़ा और वेट दे लूँगा, थोड़ा और डाल दूँगा। पहले तो इस नॉर्मल है, इसमें कोई मान लो था ही नहीं वेट, तो मान लो यहाँ होगा पहले। तो एक और ले लूँ कि ये सपोज यहाँ तो कोई वेट था ही नहीं। ठीक है, कोई वेट था ही नहीं, तो ये गैस है और इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऐसे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, और ये देखो, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और अब मैं थोड़ा इस पर क्या डाल दूँगा? वेट डाल दूँगा। इसे W1 मान लो, इसे W2 मान लो। तो ये था लिक्विड। तो जब इसमें वेट डालूंगा तो ये थोड़ा प्रेस होगा, यानी कि इसमें प्रेशर पड़ेगा। इसका तो प्रेशर है ही गैस का ना, ये है इसके, ये जो लिक्विड है इसके ऊपर गैस का प्रेशर है।
तो जब मैं और वेट डालूंगा तो इस पर और प्रेशर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो उस प्रेशर से क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये देखना कहाँ आ जाएगा, ये वेट हो सकता है यहाँ आ जाए, तो ये यहाँ आ गया। तो अब ये लिक्विड तो यहीं था, लेकिन इसमें स्पेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो वेट मैंने रखा ना, तो अब इसके देखना मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे, इसके इतने क्लोज आ गए, ये मान यहाँ क्लोज आएंगे, ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, ऐसे। और वेट डालूंगा तो ये लिक्विड में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर टेम्परेचर बढ़ा, सॉरी प्रेशर बढ़ा दूंगा गैस का, तो गैस क्या हो जाएगी, सॉल्युबल, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैसेस एट ए गिवन और सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। कोई टेम्परेचर होगा ना उसका, कोई गिवन उस टेम्परेचर पे अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी कंटेनर में। ये तो नॉर्मल था, इस पर थोड़ा वेट रखा और फिर ये वेट ने थोड़ा प्रेशर डाला तो ये गैस क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। और फिर कल हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, उसका वेपर प्रेशर है और फिर डाल्टन पार्शियल प्रेशर है, उसके बाद हम हेनरी लॉ करेंगे। जहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप चैनल में न्यू हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर कोई एक्सप्लेनेशन में कोई आपको हो कि ये पॉइंट आपने नहीं समझाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर मैं वो भी कवर कर दूँगा। जय हिंद स्टूडेंट।